Hello everyone, this is Diksha Singh and राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 इससे पहले की वीडियो में इसके सारे चैप्टर्स को, इसकी रेंज को हमने बाय ट्रिक याद किया था। अब हमारे सामने चैप्टर 1 आ गया है। चैप्टर 1 जो मैंने आपको याद कराया था सेक्शन 1 से लेके 3 तक है। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ प्री के अकॉर्डिंग जो हमारी चीजें होती है, चाहे वो हमसे इनेक्टमेंट डेट की बात हो, चाहे इन्फोर्समेंट डेट की बात हो, चाहे फिर हमारी डेफिनेशन वाला पार्ट हो, तो आज हम बस वही करने वाले हैं। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 को करने से पहले कुछ चीजें हम यहां पर देखते हैं कि ये जो अधिनियम है क्या प्रक्रियात्मक है या सब्सटेंशियल लॉ है, प्रोसीजरल है या सब्सटेंशियल है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये एक प्रोसीजरल लॉ है। दूसरी बात, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि ये जो अधिनियम है ये नेचर में कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये सिविल एक्ट है या क्रिमिनल एक्ट है। तो आपको पता ही होगा और रिसेंटली ये जोड़ा गया है हमारे सिलेबस में, तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे आप। तो ये कैसा मैटर है, ये जितने भी मैटर्स इसके अंदर आते हैं वो हमारे सिविल मैटर्स हैं। तो ऑब्वियस है जो मामले हैं वो हमारे सिविल कोर्ट में जाने चाहिए। यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या जितने भी मामले हैं वो सिविल कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए क्या। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी मैटर्स हैं जिनके साथ हम अभी डील करने वाले हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो हमारा शुरुआती पोर्शन है तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको क्योंकि हम जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हमें इतना ज्यादा इस एक्ट को लेकर के प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी नहीं पढ़ी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान में रखना है वो ये है कि एक बार आपने कुछ बेसिक चीजों को समझ लिया तो इस एक्ट को पढ़ने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे थे चूंकि ये सिविल मैटर्स के साथ डील करता है तो क्यों नहीं सिविल को जाके, तो धीरे धीरे उसका आंसर भी हमें मिलेगा। लेकिन कौन सा सेक्शन है मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीपीसी का कौन सा सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि जहां पर रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है और जहां लोकल लॉज में कोई अथॉरिटी बताई हुई है उससे रिलेटेड, तो वो जो पूरा एक्ट है या उस एक्ट के जो मैटर्स है वो कहां डील होंगे, रेवेन्यू कोर्ट में डील होंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। रेवेन्यू मैटर्स जहां पर कोई लोकल लॉ अंतर्गत अथॉरिटी वगैरह बताई गई है तो जो मैटर्स है वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे, ना कि सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन अधिकार को क्या कर दिया गया है, वर्जित किया गया है। तो कौन, चलिए तो आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं फटाफट से। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो ये सभी को पता है और ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए ध्यान रखेंगे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 इसका नाम है, पूरे राजस्थान होता है। गलती से फटाफट से आपके सामने ये एक्ट का आपसे पूछ लिया जाए तो होल ऑफ इंडिया मत करके आ जाइए, क्योंकि आदत होती है और इतने प्रेशर में हम दिमाग नहीं लगा पाते। दिमाग है वो अपने साथ लेके चलता है। अल्टीमेट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कमेंट बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा फोकस उस 2 घंटे में रखना पड़ेगा। अगर वहां पर आपने थोड़ा बहुत भी लापरवाही की तो आप उसे चूक सकते हैं। चलिए, तो पूरे राजस्थान पर लागू होता है। अब यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो सब सेक्शन 3 है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। केम इनटू फोर्स की बात हो रही है, प्रवृत्त कब हुआ है। तो जैसा कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करे, जो डेट है इन दी ऑफिशियल गजट। अभी जो ऑफिशियल गजट की डेट है इसको अपने बैरक में जरूर चेक कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने इसमें देख पा रही हूँ 1 जुलाई 1956 है, 1 जुलाई 1956 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर डेट कुछ और है। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डेट मैंने बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए ये बेरेक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे बेरेक्ट में, क्योंकि मैंने अभी नया बेरेक्ट मंगाया है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उसमें मैंने आपको 13 जनवरी 1958 बताया था, 13 जनवरी 1958।
इसे और थोड़ा क्लियर कर लूंगी, लेकिन आप अपने बैरक में एक बार चेक कीजिए और मुझे एक बार कंफर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यानी कल के वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है, आज हम 1 2 3 यानी डेफिनेशन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो 4 से लेके 14 तक का पार्ट है उसका वीडियो आपको कल इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो कल जो ये वाला हमारा डाउट है इसको कल की क्लास में हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अभी आपको चेक करना है कि आपके बैरक में डेट की हुई है, ताकि आपको थोड़ा फोकस्ड होकर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको कभी ये चीज नहीं भूलेंगे। चलिए, तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 2 पे आ जाइए। देखिए सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन 2 है ये बताता है कि आपका जो भी राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जो ये अधिनियम है, किन किन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। यानी अपना प्रोविजन अपने आप लेके चल रहा है, लेकिन किसी और के साथ गुंडागर्दी नहीं करेगा, किसी और को प्रभावित नहीं करेगा। तो बस सिंपली आपको 2-3 एक्ट जो है वो उसमें लिखे हुए हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं कौन कौन से हमारे एक्ट हैं। तो उसमें आपका राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 है, अजमेर अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 है। ठीक है, जो भी यहाँ 2-3 एक्ट दे रखे हैं आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जीस्ट इतना है इसका कि इनेक्टमेंट नॉट अफेक्टेड बाय एक्ट, तो इस अधिनियम से अप्रभावित अधिनियमितियां। ठीक है, क्या बोलता है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट इन कुछ निम्नलिखित जो आपके ये एक्ट दे रखे हैं इन पर प्रभाव नहीं डालेगा। और लास्ट में आप लाइन देखेंगे, लास्ट में देखेंगे सेक्शन 2 के एंड अदर लॉ और इनेक्टमेंट नॉट रिपील्ड बाय सेक्शन 263। याद आया होगा 263 लास्ट सेक्शन है, टोटल सेक्शन हमने याद किए थे। ठीक है, 263, तो यहां पर याद रखना है धारा 263 द्वारा निरसित किए गए कि अन्य विधि या अधिनियमिति के प्रावधान की प्रभावशीलता को प्रभावित करे या प्रतिबंधित करे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है। देखो, जो चीज रिपील कर दी गई है, जो चीज रिपील कर दी गई है या फिर जो ये हमारे एक्ट दे रखे हैं इन पर कोई प्रभाव डाला। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। और रिपील एंड सेविंग जो सेक्शन है वो आपका 263 है, पढ़ लीजिएगा उसको। लास्ट हम जब धीरे धीरे करेंगे तो वो भी हमारे सामने आएगा, तो बस आपको ध्यान रखना है। अब चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी पूछा था कि ऐसे कौन कौन से एक्ट है जहां पर सेक्शन 3 में हमारा डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है। तो अपने जो सिलेबस है, अपने आरजेएस का सिलेबस है, उसमें ऐसे बहुत ज्यादा एक्ट नहीं है जहां पर आपका सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहां कहां पर हमारा सेक्शन 3। पहले तो मुझे सभी ये बता दें कि क्या आप सभी को यहां तक सभी चीजें क्लियर है। जिन चीजों में अभी हमें डाउट है कल की क्लास में आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, वापस हम उसे डील करेंगे। लेकिन अभी जितना अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम, फटाफट से यस और नो। देखिए हाँ, तो मैं रिपील का बता देती हूँ। ये जो रिपील वाला 263 आप कह रहे हैं, 263 क्या बोल रहा है कि भाई जो भी अधिनियम यहाँ पर जो कुछ एक्ट दे रखे हैं उन एक्ट के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। कौन प्रभावित नहीं करेगा? ये अधिनियम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 इन निम्नलिखित एक्ट को प्रभावित नहीं करेगा, इसके प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। और लास्ट में जो लाइन लिखी गई है वो क्या बोलता है, देखो इस लाइन को यहां से पढ़ो। नथिंग इन दिस एक्ट shall be construed so as in any way of affect or restrict the operation of other law or enactment not repealed by sections 263। जिन प्रावधानों को 263 के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब जो बचे हुए हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है,
तो कुछ आप लिस्ट देखेंगे, आपको सेकंड शेड्यूल मिल जाएगी जिसमें रिपील्ड कुछ एक्ट दे रखे हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगा, वो रिपील कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अब हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देख, सेक्शन 3 में क्योंकि बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। वो ये है, देखिए अब सबसे पहली चीज, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं करूंगी, मैं आपको याद भी कराऊंगी साथ के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स सामने ऐसे एक्ट्स में, वो आती है इस पूरी सारी चीजों को याद करना। तो देखिए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आपका सबसे पहले दे रखा है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, उसको आप ध्यान रखेंगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया हुआ है, और यहाँ पर जितनी भी ये डिजिट है वो हमारा रोमन नंबर चलेगा। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर पहला है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कलेक्टर। जिसका क्या मतलब है, कलेक्टर। एक सेकेंड, ठीक है, तो जिसका मतलब है हमारा कलेक्टर, तो यहां पर ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मींस द कलेक्टर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो एडिशनल एंड असिस्टेंट लैंड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन मैं आपको, जो भी जिस पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एडिशनल एंड असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी इसमें आता है, तो बहुत इजी है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजों को इसमें नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 20 में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां ध्यान रखना है, देखिए बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे लेवल है। अगर हम बात करें, इसमें हम कमिश्नर भी पढ़ेंगे, इसमें हम एसडीओ भी पढ़ेंगे, इसमें हम कलेक्टर भी पढ़ेंगे, इसमें हम तहसीलदार भी पढ़ेंगे, नायब तहसीलदार भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हमारे मोटा मोटी रूप से आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो लेवल अगर आप याद रख सके, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक होता है तहसील लेवल पे। तो जहां पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, वहां पर काम का है कलेक्टर, और जहां पर हम तहसील की बात कर रहे हैं, वहां काम करता है तहसीलदार। तो इसी को ही अपॉइंट किया जाता है, यानी कलेक्टर ही काम करता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के रूप में। ध्यान रखना, लेवल अलग अलग है, बाकी काम होता है, कलेक्टर को ही अपॉइंट किया जाता है। तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं लैंड सर्वे का, या लैंड रिकॉर्ड जो भी होते हैं उनको मेंटेन रखते हैं। लैंड सर्वे, किसकी जमीन है, किसके नाम पर है, क्या जो कुछ होता है वो ये मेंटेन रखते हैं, इसको हम कहते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अभी के लिए इतना ही जान लो, आगे के पार्ट में हम और समझिए। तो इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला पार्ट, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब इसी को ही डिवाइड किया है फर्दर, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, फर्स्ट ए एंड बी। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है डेफिनेशन पार्ट में से, डेफिनेशन पार्ट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आता है आपका नजूल लैंड, नजूल लैंड। और इसका नंबर भी याद रखना है, इसका आपको नाम भी याद रखना है, नजूल लैंड। उससे पहले म्युनिसिपैलिटी आपका दे रखा है, आपको यहां पर ध्यान रखना है क्या मतलब है। म्युनिसिपैलिटी देखा है, नगर पालिका हम जिसको कहते हैं, शेल हैव द मीनिंग असाइन टू इट। सीधी सी बात है, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1951 है, वहां से गवर्न होगा। बस सिंपल सा इतना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब आ जाओ नजूल लैंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है नजूल लैंड। अब याद कैसे रखना है, सबसे पहले नंबर याद रखना है। फिजूल को आप फिजूल से याद रख सकते हैं, फिजूल मतलब बेकार। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूं जितनी भी चीजें हैं, अभी आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे न्यू जो लॉज है मेजर वही आ रहे हैं, पुराने भी हैं साथ में नए भी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड तक। तो कुछ चीजें हैं जिनसे आप मेमोराइज कर सकते हैं, को रिमाइंड कर सकते हैं, वो है आपका ये कुछ बेकार सी ट्रिक। नजूल लैंड, नजूल को कैसे याद रखेंगे, फिजूल से, फिजूल का मतलब बेकार, तो बेकार बी से याद रखें, यहां पर बेकार, नजूल लैंड। और देखो इसका मीनिंग ये नहीं है जो हम ये बेकार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट बी में दिया हुआ है, नजूल मतलब फिजूल बेकार, बी फर्स्ट बी, यानी फर्स्ट वाला जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर
आंसर हम उसी को फर्दर डिवाइड किया ए एंड बी में, तो उसी का ही ये पार्ट है नजूल लैंड। अब नजूल लैंड होता क्या है, इसके मीनिंग पे आते हैं। नजूल लैंड का मतलब होता है आबादी लैंड, आबादी लैंड। तो मीडियम के स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल हिंदी में ही रही हूँ, समझा हिंदी में रही हूँ। तो यहाँ पर आबादी लैंड इसका मतलब है विद इन द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पंचायत सर्किल और विलेज, टाउन, सिटी, वेस्ट इन द गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आबादी लैंड इसका मतलब जान के रखना कि कौन कौन से एरिया के आबादी लैंड की बात कर रहे हैं। तो आबादी एरिया क्या बोलते हैं, जहां पर क्राउडेड एरिया जिसे हम बेसिकली कहते हैं। बस अभी इतना ध्यान रख लो, आगे की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो सेक्शन 103 के साथ लिख लो, सेक्शन 103 का बी पॉइंट, सेक्शन 103 का बी पॉइंट। चलिए, अगर आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना चाहते हैं, आप लिख लो, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। आगे हम क्योंकि पूरा एक्ट भी पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बाकी इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। फर्स्ट के सी पे जाते हैं, तो सी से सर्किल से याद रखना है, और यहाँ पर सी जो दिया हुआ है, तो ये सी और यहाँ ये सी सर्किल। तो पंचायत सर्किल क्या होता है, इसका मीनिंग हम असाइन करेंगे राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 से। अभी देखिए कुछ एक्ट जोड़ दिए गए, तो आप इतना परेशान हो गए हैं। पहले 2019 से पहले 45, 47 एक्ट कुछ हुआ करते थे, जिसमें हमारा पंचायत भी था, जिसमें हमारा ये वाला भी था, जिसमें टेनेंसी एक्ट भी था। तो अभी तो फ्री चीजें ठीक है, तो मेहनत करने पे ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। तो पंचायत सर्किल, फर्स्ट सी मीनिंग कहां से लेंगे, पंचायत एक्ट से लेंगे, बस। तो यहां पर आपको ये भी याद हो गया। सेकंड, प्रेस्क्राइब दे रखा है, विहित, तो जैसा कि रूल्स वगैरह दिए हुए नियम के अनुसार जो प्रेस्क्राइब हो, विहित हो, वो मीनिंग हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। थर्ड पे आ जाइए, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। तो यहां पर हम एजेंट की बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी हम अभिकर्ता की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वीकृत अभिकर्ता, ठीक है। तो यहां पर अभिकर्ता का मतलब, अब यहां इस एक्ट में मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले आप मुझे बताएं, अभिकर्ता, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, कौन सा ऑर्डर हमने सीपीसी का पढ़ा है, ऐसा हमने कौन सा ऑर्डर सीपीसी का पढ़ा है जहां पर हमने एजेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हमने कौन से ऑर्डर में पढ़ा है सीपीसी के, चलिए तो आंसर जरूर कीजिएगा इसका। अब हम देखते हैं, देखो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट याद कैसे रखोगे आप, ऐसे याद रखें कि जब भी हम पार्टीज की बात कर रहे हैं, कितनी होती है, दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, और पार्टी अपॉइंट कर रही है एजेंट को, तो यानी दो पार्टी और ये अपॉइंट कर रही है एजेंट को, तो इस तरीके से 3 नंबर याद रखना है आपको, 3 नंबर याद रखना। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पूछा जा सकता है कि किस में है, कौन से पॉइंट में है, तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आपका 3 में आता है। मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या है, नहीं, इन राइटिंग ही अपॉइंट किया जाएगा। ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय सच पार्टी टू मेक अपीयरेंसेस, तो यहां पर उपस्थिति के लिए, अपीयरेंसेस के लिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस, तो ये वर्ड आपको बता रही हूं, ध्यान रखना, जो आवेदन है हम उनकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस, और यहाँ अपीयरेंसेस की बात हो रहे हैं, उपस्थित होने के लिए, उपस्थित होने के लिए प्रार्थना पत्र देने तथा अन्य कार्य करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो, ठीक है, तो आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जाएगा। क्लियर है, चलिए तो यहां पर अब आता है आपका नेक्स्ट, देखिए थर्ड का ही पार्ट है, थर्ड ए, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपसे ये पूछा जा सकता है, और जो भी सेक्शन यहां रेफर किया गया है, सेक्शन 20A रेफर किया गया है, सेक्शन 20A बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेक्शन 20A बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। तो यहां पर 3A, और आप सेक्शन देख रहे हैं जो रेफर किया गया है वो 20A दिया हुआ है, तो ए से अपीलेट अथॉरिटी कुछ भी याद रख सकते, 3 वर्ड है, 3 का ही ये पार्ट है, तो यहां पर 3A में क्या आ जाएगा, जो 20A में दिया हुआ है, जो ऑफिसर 3A सेक्शन में अपॉइंट किया गया है वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी होगा। तो यहां ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी 3A, ए से याद रखना है,
अपीलेट अथॉरिटी, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, 2 पार्टी और 1 एजेंट को अपॉइंट करेंगी, 3 लोग हो गए। थर्ड में दिया हुआ है पंचायत सर्किल, फर्स्ट का सी है तो ये सी सर्किल हो गया। फिर नजूल लैंड, नजूल मतलब फिजूल बेकार, फर्स्ट का बी है। फिर आपके सामने लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हम पढ़ चुके हैं, तो यहां तक ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा सेटलमेंट ऑफिसर दिया हुआ है फोर्थ में। सेटलमेंट ऑफिसर तो शेल इंक्लूड एन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। कंफ्यूज मत होइएगा, सामने ऑप्शन अगर आ जाए, आपके सामने ऑप्शन आ जाए एडिशनल सेटलमेंट, देखिए कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यानी एस की हम बात कर रहे हैं, यहां पर सेटलमेंट है, ठीक है। तो सेटलमेंट है तो यहां पर भी असिस्टेंट है, यहां पर भी हम एस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग चलना बंद जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ कुछ चीजों को हमें इस तरीके से भी याद रखना है। सेटलमेंट ऑफिसर शेल इंक्लूड एन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, फोर्थ हो गया। चलिए फिफ्थ पे आ जाइए। तो फिफ्थ यानी वी, रोमन में अगर आप देखेंगे तो वी है और यहां भी विलेज है, यहां भी वी है, विलेज फिफ्थ। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। शेल मीन्स द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड और मे हियर आफ्टर बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड टू बी अ विलेज। सीधी सी बात, सीधी सी डेफिनेशन दी हुई है। तो आपको यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, नंबर याद रखिएगा। विलेज एक भूमि खंड की बात कर रहा है जिसको गांव के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो रिकॉर्डेड है, अभिलिखित है गांव के रूप में। बस आपकी इतनी सी डेफिनेशन यहां पर। चलिए, तो ये आपका विलेज हो गया। फिर आता है सिक्स्थ में रेफरेंस। सिक्स्थ में आता है आपका रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या दिया हुआ है, रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शेल बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड रेफरेंस टू एन एडिशनल ऑफिसर ऑफ द सेम ग्रेड लाइकवाइज अपॉइंटेड, ठीक है। तो यहां पर सिक्स्थ नंबर याद रखना है, रेफरेंस का है। सिक्स नंबर रेफरेंस का दिया हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति किसी अधिकारी के उल्लेख रेफरेंस में उसी ग्रेड, उसी श्रेणी में, उसी प्रकार नियुक्त अतिरिक्त अधिकारी का उल्लेख सम्मिलित होगा। बस क्या याद रखना है, रेफरेंस में एडिशनल ऑफिसर। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस टू एन एडिशनल ऑफिसर ऑफ द सेम ग्रेड, ठीक है। तो यहां पर एडिशनल ऑफ द सेम ग्रेड याद रखेंगे। ये हो गया आपका रेफरेंस। चलिए, तो अब आपके देखिए यहां पर वर्ड एंड एक्सप्रेशन, वर्ड एंड एक्सप्रेशन आपके दो ये दे रखे हैं 7 और 8। तो इसमें आपका जो 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्या कहता है कि जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो डिफाइन है राजस्थान टेनेंसी एक्ट में, काश्तकारी अधिनियम जो 1955 है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो डिफाइन है राजस्थान टेनेंसी एक्ट में और यूज किए गए हैं इस अधिनियम में, यूज किए गए हैं इस अधिनियम में, लेकिन ये अधिनियम उनके बारे में कुछ बताता नहीं है। उन शब्द और अभिव्यक्तियों को परिभाषित कहां किया गया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किया गया है, टेनेंसी एक्ट में किया गया है। तो जो मीनिंग है, जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो कहां से गवर्न होगा, कहां से असाइन होगा, वो हमारे राजस्थान टेनेंसी एक्ट से। कहां से होगा, राजस्थान टेनेंसी एक्ट से होगा। चलिए, बाकी इसमें और कुछ काम का है नहीं, आप इसको लास्ट रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं आपको याद करना के लिए, कुछ अलग से चीज नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये यहां तक आपका डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी एक्ट से रिलेटेड या किसी भी इस एक्ट से रिलेटेड या किसी भी एक्ट से रिलेटेड आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, 7 एंड 8 वर्ड एंड एक्सप्रेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। 7 क्या कहता है, शब्द और अभिव्यक्तियां जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट में डिफाइन है लेकिन वो यूज की गई हैं। कोई भी शब्द और अभिव्यक्ति, देखिए यहां पर हम बेसिकली लैंड की बात, ये जो अधिनियम है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट,
वो लैंड की बात कर रहा है। तो लैंड कैसी लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, कृषि भूमि है। अब कृषि भूमि है, उसको हम डिटेल में अगर देखते हैं तो राजस्थान टेनेंसी, ये दोनों एक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अभिव्यक्ति, कोई शब्द जो परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में, लेकिन यूज किया गया है यहां पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो उसका मीनिंग हम कहां से लेंगे? राजस्थान टेनेंसी एक्ट से लेंगे। चलिए, तो वर्ड एक्सप्रेशन यूज टू डिनोट, यहां पर जो 8 पॉइंट है वो क्या कहता है कि कोई भी राइट टाइटल और इंटरेस्ट को पजेस करने वाला व्यक्ति अधिकार, स्वत्व या हित के धारक को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों में ऐसे अभिधार, स्वत्व या हित के धारक व्यक्ति के पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित समझा जाएगा। तो इसमें इंक्लूड होंगे। जब हम राइट टाइटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पजेसर की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसने पजेस किया हुआ है, और कोई भी राइट टाइटल और इंटरेस्ट शैल बी डीम टू इंक्लूड दी, जितने भी उसके पूर्वज हैं, जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं, जो पहले के व्यक्ति हो गए, जो बाद के आने वाले व्यक्ति हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड माने जाएंगे। तो यहां तक आपका डेफिनेशन पार्ट यानी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो वो हमारा 4 से लेके 14 तक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको नेक्स्ट डे ही उसके फोर्थ पार्ट मिल जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपको कल मिल जाएगा 4 से लेके 14 तक। उसके बाद फिर हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो 5 से लेके 50 तक है। चलिए, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप मुझे बताएं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच।